ये नहीं देखा, वो सब इसे मजाक में उड़ा रहे थे। दूसरी तरफ शंकर और सूरजभान जो मन में एक डर लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी गांव का एक आदमी जो उन्हें रास्ते में मिल जाता है। गांववासी, अरे शंकर, तेरे पिताजी को कबूतर बनाकर उड़ा दिया था, जब बताया नहीं। शंकर उसकी बात सुनकर, क्या कह रहे हो, कबूतर बनाकर उड़ा दिया? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? गांववासी, अरे तुम अपने घर जाओ, तुम्हें सब पता लग जाएगा। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कहां घूम रहे हो तुम दोनों जने। और तेरे तो पिताजी भी पंचायत घर नहीं आए। कहां गए सूरजभान तुम्हारे पिता? जी वो तो कहीं रिश्तेदारी में गए हैं। ग्रामवासी हंसते हुए, चलो अच्छा हुआ बच गए, वरना उन्हें भी कबूतर बनकर उड़ना पड़ता। जाओ घर जाओ और देखो तुम्हारे पिताजी वास्तविक रूप में आए या नहीं। शंकर सूरजभान की तरफ देखता है और अपने घर की तरफ भाग पड़ता है। उसके पीछे पीछे सूरजभान भी। शंकर के मन मस्तिष्क में अजीब सी हलचल हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या था, क्या वाकई में ऐसा ही हुआ है, और उसने उस गांव वाले की बात पर विश्वास कैसे कर लिया। सूरजभान, अरे रुक तो सही, अरे तू ऐसे क्यों भागा जा रहा है? तुझे उसकी बातों पर विश्वास कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास हो या नहीं, पर मुझे अब घर तक पहुंचना ही होगा। और वो बिना रुके ही भागता रहता है। सूरजभान थक चुका था और वो दौड़ना छोड़कर अब आराम से चलने लगा। कुछ ही समय में शंकर दौड़ते हुए घर के अंदर प्रवेश कर रहा था और बरामदे में बैठे अपने पिताजी को देखकर अब कमर पर हाथ रखे लंबी लंबी सांसें ले रहा था। राधेश्याम, क्या हुआ? ऐसे क्यों दौड़ता हुआ आ रहा है? अच्छा, तो तुझे पता लग गया कि तेरे पिताजी को कबूतर बना दिया गया है। शंकर, जी पिताजी, अभी गांव के एक आदमी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पिताजी कबूतर बन गए। क्या वाकई में सच बोल रहा था? पर पिताजी आप तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं। हाँ, लगता है उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। और फिर हल्के से मुस्कुराता है। राधेश्याम उसकी बात सुनकर हंसकर रह जाते। श्यामा, हाँ बेटे, सच में तेरे पिताजी को शमशान घाट के पास आए तांत्रिक ने कबूतर बना दिया था। अरे पर सिर्फ मुझे ही नहीं बनाया, गांव के आधे आदमियों को कबूतर बना दिया था। अच्छा हुआ वो तो हम फिर से वास्तविक रूप में आ गए, वरना जाने क्या होता। सूरजभान भी वहां आ पहुंचा। ले देख ले, अंकल जी बिल्कुल ठीक बैठे हैं यार, और तू वैसे ही डर रहा था। तभी मैं तुझसे कहता हूं कि अंधविश्वास में मत पड़ा कर, बेवजह इतनी दूर दौड़ाता हुआ ले आया। अंधविश्वास नहीं सूरज, वाकई में सच है। तुम्हारे पिताजी आज मीटिंग में नहीं आए पंचायत में, वरना शायद वो भी कबूतर बन जाते। क्या कह रहे हैं अंकल जी, आप वाकई में कबूतर बन गए थे क्या? अरे गांव के बहुत सारे लोग कबूतर बन गए थे। चलो बाहर घूमने चलते हैं, तभी पता लगेगा। सूरजभान, रुको तो सही। अच्छा अंकल जी, तो किसने बनाया आप सबको कबूतर, और कैसे? अरे हमारे गांव के बाहर शमशान घाट पर एक तांत्रिक आया हुआ है। उसे इस गांव से बाहर निकालने गए थे, पर हमारा निवेदन उसने ठुकरा दिया। फिर गांव के कुछ लड़कों ने जबरदस्ती उसे भगाने की कोशिश की, जिससे वो नाराज हो गया और उसने वहां गए हुए सभी लोगों को कबूतर बना दिया। सूरजभान, अच्छा अगर ऐसी बात है तो हम उस तांत्रिक बाबा से मिलने जाएंगे, प्रेम पूर्वक मिलकर आएंगे। राधेश्याम, नहीं नहीं, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बच्चों को पढ़ा रहने दो। शंकर, ठीक है पिताजी, हम वहां नहीं जा रहे। अच्छा हम जरा बाहर घूमकर आ रहे और लोगों से मिलकर। चलो सूरजभान। फिर दोनों वहां से बाहर निकल गए। शंकर, तुझे क्या लगता है, क्या वाकई में गांव वाले कबूतर बने थे? सूरजभान, अब यही तो पता करना है, आखिर ये चक्कर क्या है। कहीं हमारे भोले भाले गांव वाले इस तांत्रिक के चक्कर में फंस तो नहीं रहे। हमें एक बार उस तांत्रिक से जाकर मिलकर आना चाहिए। शंकर, फिर वहां तो सभी गांव वाले गए थे और सबके साथ ही ऐसा हादसा हुआ है। फिर दोनों गांव के कई लोगों से इस बारे में पूछते हैं और सभी लोग बेहद डरे हुए लग रहे थे, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे इसी बात की चर्चा हो रही थी। कोई भी अब उस तांत्रिक बाबा की तरफ जाने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था। देख लिया तूने, तो अंधविश्वास बोल रहा था। पूरा गांव अंधविश्वास की चपेट में तो नहीं हो सकता, कुछ तो हुआ है और अब हमें यही समझना होगा। सूरजभान, तुझे तो पेड़ में भी भूत नजर आ रहा था। शंकर, अरे मैं तो इस बात को भूल ही गया था।
तू तो मुझे लेकर उस पेड़ के पास जा रहा था। चल अब पहले उसी पेड़ के पास चलते हैं और पता करते हैं कि वो ऐसे हिल क्यों रहा था। सूरजभान, ठीक है, पर अभी जब हम इधर आ रहे थे तब तो मुझे वो पेड़ बिल्कुल ठीक लगा, कोई हलचल नहीं हो रही थी उसमें। चल फिर देख कर आते हैं। वहां बाद में जाएंगे, पहले शमशान घाट के पास चलते हैं और उस तांत्रिक को देख कर आते हैं, आखिर उसने इतना बड़ा चमत्कार कर कैसे दिया। ठीक है चल। दूसरी तरफ सरपंच इस वक्त अपने वास्तविक रूप में आ पहुंचे थे और बेहद ही परेशान मुद्रा में कुर्सी पर बैठे हुए थे। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अब उस तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कह रही हो? पिताजी ने मुझसे कहा था कि तांत्रिक के आने के बाद गांव में समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, और मुझे लगता है कि ये तो अभी शुरुआत है। अब समस्याएं क्या आएंगी ये भी तो देखना होगा। नहीं जी, अब मैं आपको नहीं जाने देने वाली उस तांत्रिक की तरफ। पड़ा रहने दो, जो होता है देखा जाएगा। कैसी बातें करती हो तुम? इस समस्या से तो हमें गांव वालों को निकालना चाहिए, और अगर हम ही भागने लगे तो कैसे काम चलेगा? पीढ़ी दर पीढ़ी हमने इस गांव की सेवा की है, और अब जब मुसीबत आई है तो हम भाग नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा हमें। तो फिर क्या करेंगे? अब आप फिर से जाएंगे उस तांत्रिक के पास कबूतर बनने, और इस बार जरूरी नहीं है कि वो कबूतर ही बनाए, शायद क्या बना दे, इसलिए चुपचाप बैठे रहिए। सरपंच उसकी बात सुनकर उठकर अपनी हवेली के एक हिस्से की तरफ बढ़ जाते हैं। विमला चौधरी भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सरपंच गोवर्धन हवेली की एक तरफ जाकर वहां का दरवाजा खोलते हैं और फिर नीचे को जाती सीढ़ियों में उतर कर जाते हैं और एक बहुत बड़े हॉल में आ जाते हैं जिसके कई हिस्से नजर आ रहे थे। हवेली का यह हिस्सा पूर्ण रूप से गुप्त था। सरपंच गोवर्धन एक तरफ लगी लोहे की सांकल को खोलता है और फिर उस कमरे में दाखिल हो जाता है। कमरे का दरवाजा जैसे बरसों के बाद खोला हो, उसकी एक अलग ही आवाज वहां फैल जाती है और कई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े दरवाजे के पास से हट जाते हैं। सरपंच गोवर्धन अपने हाथ में पकड़ी गई टॉर्च को चलाते हैं और वहां उजाला करते हैं। वर्षों से बंद पड़े रोशनदान के पास जाते हैं और उसकी जंजीर खींचकर उन्हें खोल देते हैं। जैसे वहां हल्का प्रकाश फैल जाता है। बाहर से आया हवा का झोंका वहां अजीब सी महक खोल देता है। कमरे में रखी हर वस्तु अब नजर आने लगी थी। एक तरफ बना हवन कुंड जैसे बरसों से इंतजार कर रहा हो किसी हवन के शुरू होने का। एक तरफ तांत्रिक हवन का सामान अलमारी में रखा नजर आने लगा। सरपंच उसी कक्ष में कोने की तरफ बढ़ते हैं और वहां रखे एक लंबे से लकड़ी के ताबूत के पास आते हैं जिसके ऊपर लाल रंग का पेंट किया हुआ था और उस पर एक निशाचर की तस्वीर बनी हुई थी। सरपंच गोवर्धन के हाथ उस लकड़ी के बड़े ताबूत के कुंडे की तरफ बढ़ते हुए कांपने लगे थे और जब उसने उस कुंडे को पकड़ा तो ऐसा लगा जैसे उसका हाथ अब उसमें चिपक कर रह गया। और फिर कमरे में एक तीखी और तेज चीख गूंज उठी। सरपंच गोवर्धन एक बार तो सहम कर अपना हाथ पीछे खींच लेता है, फिर दोबारा अपना हाथ कुंडे की तरफ बढ़ा देता है। मैं नहीं चाहता था इस ताबूत को कभी खोलना, पर पिताजी ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश को इस ताबूत में रख देना, और जब कभी इस गांव में कोई तांत्रिक आए तो इसे खोल देना। सरपंच गोवर्धन कांपते हाथों के साथ उस ताबूत का ढक्कन खोल देता है और एक दुर्गंध उस कमरे में फैलती चली जाती है। जल्दी से सरपंच अपने साफे से अपना मुंह ढक लेता है और उस ताबूत के अंदर कंकाल को अपनी आंखों से देखने लगता है जो उनके पिता कोला का था। सरपंच गोवर्धन, पिताजी, आपने तो हमें अपना अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया, और यहां अभी तक आप ऐसी ही अवस्था में पड़े हैं, बिना दाह संस्कार के। आपकी आत्मा मुक्ति पा गई होगी। तभी उस कक्ष में तेज धुआं पैदा होना शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे तेज आग लग गई हो, और फिर सरपंच गोवर्धन को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी और वो अपनी आंखों को बंद किए हुए ही कमरे से बाहर निकला है और उसने उस कमरे के दरवाजे को फिर से बंद कर दिया। अब वो धुआं अंदर ही बंद हो चुका था
धीरे धीरे उसके अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर जीवित होकर कमरे में घूमने लगा हो। पैरों की आवाज बाहर साफ सुनाई दे रही थी। कमरे में सामान गिरने की आवाज एक अलग ही शोर पैदा कर रही थी। और यह सब सुनकर सरपंच की आंखों में भी एक अजीब सी खुमारी नजर आने लगी थी और चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। सरपंच, अब यहां रुकना ठीक नहीं है। और फिर तेजी से भागते हुए वहां से निकल गया और ऊपर जाकर सीढ़ियों का रास्ता भी बंद कर दिया। दूसरी तरफ शंकर और सूरज उस विशाल बरगद को दूर से देखते हुए निकल रहे थे। सूरज भान, देख कितना शांत खड़ा है बरगद का पेड़, और तू कह रहा था कि वहां पर कुछ अजीब घट रहा है। कुछ भी तो अजीब नहीं है। शंकर, पता नहीं यार, उस वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे बरगद का पेड़ पागल हो गया हो। चल पहले उस तांत्रिक बाबा से मिलाएं, फिर आकर इस पेड़ के बारे में भी पता करेंगे। और फिर दोनों शमशान घाट की तरफ बढ़ गए और अभी वे दोनों कुछ दूर गए ही थे कि उन्हें अजीब सी हवा ने घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके साथ हवा में उड़ रहा हो। शंकर, तुझे कुछ एहसास हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हवा हमारे साथ ही चल रही हो। सूरज भान, अरे यार, तो इसमें बुरा क्या है? वैसे ही गर्मी हो रही है, कम से कम इस हवा के झोंके से थोड़ी सी गर्मी तो दूर हो रही है। शंकर, पर तुझे एहसास नहीं है आसपास बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, सिर्फ हम दोनों के साथ ही। और अब शंकर घबराने लगा। उसके बदन पर रोए रोए खड़े हो चुके थे। सूरज भान शंकर की बात सुनकर अजीब सा महसूस करने लगा और पहली बार उसे भी एहसास हुआ था कि कुछ तो अजीब है इस वक्त। शंकर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए, कौन है? कौन है हमारे साथ? अपने दोनों हाथों को